दूसरे लोगों की तरह मैंने भी इस तरफ देखा तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। सामने दीवार पर 3-4 बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए थे, जिन पर शौशावरी के 10 बाय 8 इंच की रंगीन तस्वीर थी और इसके साथ मोटे-मोटे हरूफ में लिखा हुआ था कि शौशावरी नामी ये औरत इस खतरनाक पाकिस्तानी दहशतगर्द की साथी है, जिसे सरगर्मी से तलाश किया जा रहा है। इसकी निशानदेही करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। शौशावरी ने भी वो पोस्टर देख लिया और फिर मौका पाकर मुझे इशारा कर दिया। मैं खामोशी से वहाँ से दूर हटती चली गई। मेरा ख्याल है कि वो पोस्टर आज ही शहर में लगाए गए हैं, जिनसे वो फ़ौरन पहचान ली गई। ये देखो, इसने खामोश होकर अपने हैंडबैग में से एक तय किया हुआ पोस्टर निकाल कर मेज़ पर फैला दिया। मैं जब अपनी कार के करीब पहुंची तो करीब ही एक दीवार पर ऐसे पोस्टर लगे हुए थे। मैंने मुहतात नज़रों से इधर उधर देखते हुए दीवार पर से ये पोस्टर फाड़ लिया। पोस्टर साइडों से फटा हुआ था, कुछ तहरीर भी अगरचे फट गई थी, लेकिन तस्वीर बिल्कुल मुकम्मल थी। 10 बाय 8 इंच साइज़ की ये तस्वीर गुलाबी रंग की साड़ी में थी। सीने पर बाएं तरफ IDT इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बैज लगा हुआ था। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये तस्वीर या तो शौशावरी के दफ्तरी कार्ड से हासिल की गई थी या इसके घर की तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ लगी थी। जयपुर से हमारे फरार के बाद नंदनी पकड़ी गई थी। इसने ये इंकशाफ किया था कि शौशावरी हमारे साथ थी और जब हम सरिस्का से लैंड क्रूज़र पर फरार हुए थे तो वहाँ का मैनेजर ये समझा था हम शौशावरी को यरगमाल बना कर ले गए हैं, लेकिन नंदनी के इंकशाफ के बाद शौशावरी का ऑफिस रिकॉर्ड खटखटाला गया होगा और पार्क में यशोधर मालिक के क्वार्टर की भी तलाशी ली गई होगी। हो सकता है ये तस्वीर क्वार्टर में शौशावरी के सामान ही से मिली हो। मैं यशोधर के बारे में सोचने लगा। वो बूढ़ा आदमी था, इस पर तशद्दुद भी किया गया होगा और इसने पुलिस को वही कहानी सुनाई होगी जो हमने इसे सुनाई थी। मेरी या रत्ना की पुलिस के पास कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ बेला ही मुझे या रत्ना को शनाख्त कर सकती थी, मगर शौशावरी की सूरत में इनके हाथ एक क्लू आ गया था। इन्हें शौशावरी की तस्वीर मिल गई थी जिसे पोस्टर पर छाप दिया गया था। इनका ख्याल था कि वो शौशावरी के ज़रिए हम तक पहुंच जाएंगे। शौशावरी कई रोज़ बाद आज ही निकली थी और शहर में पोस्टर भी आज ही लगे थे। इसे देखते ही शनाख्त कर लिया गया और वो पकड़ी गई। अब क्या होगा? सुमित्रा ने मेरी तरफ देखा। वो अब तक खौफज़दा थी। मैं शौशावरी के बारे में कुछ नहीं जानती। इस वक्त अगरचे वो मुझसे बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गई थी और मुझे वहाँ से चले जाने का इशारा भी किया था, लेकिन पुलिस वाले जब इसे थाने ले जाकर पूछगछ करेंगे तो हमारे बारे में बता देगी। शौशावरी से मेरी मुलाकात ज़्यादा पुरानी तो नहीं, लेकिन जिस तरह इसने हमारा साथ दिया है, हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो हमारे बारे में ज़ुबान नहीं खोलेगी। वो अपनी जान तो दे देगी मगर पुलिस को हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगी। मैंने कहा, मुझे अगरचे शौशावरी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं हिंदुस्तान की पुलिस के तरीक़ाकार से भी वाकिफ़ था। मामला अगरचे आम चोरों उचक्कों का होता तो शायद शौशावरी के साथ रियायत बरती जाती, लेकिन मामला इस दहशतगर्द का था जिसने हिंद सरकार को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया था, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को उंगलियों पर नचा रखा था। इन्हें शौशावरी की सूरत में मेरे खिलाफ एक सुराग मिल गया था और वो इससे मेरे बारे में मालूम करने के लिए तशद्दुद का आखिरी हरबा तक इस्तेमाल कर डालेंगे। शौशावरी फिर औरत थी। तशद्दुद का निशाना बनकर मैंने बड़े बड़े सख्त जान आदमियों को टूटते देखा है। शौशावरी शायद तशद्दुद बर्दाश्त न कर सके और ज़ुबान खोल दी, लेकिन इतना मैं जानता था कि शौशावरी भी चंद घंटों तक तो इन्हें कुछ नहीं बताएगी। गोया इस तरह हमारे पास चंद घंटे बाकी थे और हमें जो कुछ भी करना था इन चंद घंटों में ही करना था। ये कोई मामूली केस नहीं है। रत्ना ने कहा, तुम इन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। हमारे बारे में मालूम करने के लिए वो शौशावरी के शरीर का जोड़ अलग कर देंगे। इससे पहले कि हमारे बारे में ज़ुबान खोल दें, हमें अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। इसका तो फिर एक ही तरीका है। मैंने कहा, या तो हम फौरी तौर पर इस शहर से निकलने की कोशिश करें या कोई और ठिकाना तलाश करें। शहर से निकलना मुमकिन नहीं है, सुमित्रा बोली। शौशावरी की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी कर दी गई होगी और फिर कोई दूसरा ठिकाना। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, वो सामने वाला बंगला हम वहीं पनाह ले सकते हैं। बेकार है, मैंने इसकी तजवीज़ रद्द कर दी। यहाँ या सामने वाले बंगले में रहना एक ही बात है। शौशावरी ने अगर ज़ुबान खोल दी तो ये भी बता देगी कि हम यहाँ से निकल कर कहाँ पनाह ले सकते हैं, इसलिए कोई और बात सोचो, कोई और बात, कोई और ठिकाना। सुमित्रा बोली, मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि हम खाली पेट हैं और खाली पेट कोई बात समझ में नहीं आती। ये बात रत्ना ने कही थी। हमने 7:30 बजे के करीब नाश्ता किया था और इस वक्त 1:30 बजने वाला था। रत्ना की याद दिलाने पर मुझे भी भूख का एहसास होने लगा।
रत्ना और सुमित्रा उठकर बाहर चली गई। सुमित्रा ने बाजार से कुछ चीज़ें खरीदी थी जो अभी तक कार में पड़ी थी। बाहर बारिश तेज़ हो गई थी। कार बरामदे के सामने पोर्च में खड़ी थी, इसलिए बारिश से महफूज थी। बाजार से लाई हुई चीज़ों में सब्जियों के अलावा फल और 2 तंदूरी चिकन भी थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थीं। ये तंदूरी चिकन मैंने शौशावरी के कहने पर ख़रीदे थे, सुमित्रा ने बंडल खोलते हुए कहा। इसने कहा था कि दोपहर के खाने में यही खाएंगे और रात को सब्जी पकाएंगे। बेचारी वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, पता नहीं इसे कुछ खाने को मिला है या नहीं। शौशावरी के साथ जो कुछ होने वाला था इसका तस्वुर भी रूह फरसा था। मुझसे 1-2 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया गया। रत्ना को ज़्यादा भूख लग रही थी, इसने भी 1-2 निवाले खाने के बाद हाथ खींच लिया। सुमित्रा की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। इसने सब कुछ समेट कर रख दिया और चाय बना कर ले आई। हम अभी चाय पी रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। हम इस तरह उछल पड़े जैसे करीब ही बम फटा हो। हम सब मायने खेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुमित्रा के बूढ़े आशिक का फ़ोन आमतौर पर रात को आया करता था और इस वक्त ये फ़ोन किसका हो सकता है? क्या शौशावरी ने ज़ुबान खोल दी है? और क्या वो लोग फ़ोन के ज़रिए ये तस्दीक करना चाहते हैं कि हम इस बंगले पर मौजूद हैं या नहीं? लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अगर शौशावरी ने हमारे बारे में बता दिया होता तो पुलिस वाले यहाँ फ़ोन नहीं करते, बल्कि इस वक्त बंगले को चारों तरफ से घेरा जा चुका होता और पुलिस वाले अंदर दाखिल होने के लिए बंगले की दीवारें फांद रहे होते। सुमित्रा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इसे रिसीवर उठाने का इशारा किया। कॉल रिसीव करने के सिवा कोई इशारा नहीं था। वो अपनी जगह से उठकर टेलीफोन के करीब चली गई और हाथ आगे बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। इसका हाथ हौले हौले कांप रहा था। हेलो, इसकी मुर्तई शोंठों से मुर्दा आवाज़ निकली और फिर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर इसके मुंह से गहरा सांस निकल गया और इसके चेहरे पर भी तमानियत सी आ गई और तकरीबन 5 मिनट तक फ़ोन पर बात करती रही। इसके चेहरे के तासुरात और अंदाज़े गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो रूप से हाय की कॉल थी और रिसीवर रख कर मुड़ी तो इसके चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अपना सामान समेटो, जल्दी हमारे लिए दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त हो गया है। वो बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बोली। किसका फ़ोन था? मैंने पूछा। मेरे आशिक का। सुमित्रा के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे आज पहली मरतबा पता चला है कि यहाँ इसका कोई और बंगला भी है जहाँ इसके घर के अफराद आकर ठहरते हैं, दूसरे तीसरे महीने एक आध मरतबा। लेकिन तुमने तो ऐसी बात नहीं की थी। इसे कैसे? इसे इत्तला मिल गई है कि यहाँ तेज़ बारिश हो रही है। सुमित्रा ने मेरी बात काट दी। इसे ये पता भी चल चुका है कि चंद रोज़ पहले मैंने मुलाजमत को निकाल दिया था। इसने खुद ही कहा था कि बारिश में इस इलाके की सड़कों पर सैलाब आ जाता है, मैं कहीं निकल नहीं सकूंगी और पहले से ज़्यादा अकेली हो जाऊंगी। इसलिए इसने कहा कि मैं इसके दूसरे बंगले में चली जाऊं। वहां चौकीदार मौजूद है जिसे फ़ोन पर मेरे बारे में इत्तला दी जा चुकी है। शायद खुदा ने हमारी सुन ली है। कहाँ है वो बंगला? मैंने कहा। मेन रोड के दूसरी तरफ सुमित्रा ने जवाब दिया। वहाँ से मैं अक्सर गुजरती हूँ। वो बड़े बंगले हैं। अब तुम लोग अपनी चीज़ें समेटो, मैं अभी तैयारी कर लूँ। और फिर 15 मिनट के अंदर अंदर हम कार में बैठ गए थे। सुमित्रा ने बंगले के तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दी थी। अपनी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा इसने बाजार से लाई हुई चीज़ें और बचा हुआ खाना भी एक शॉपिंग बैग में डाल लिया था और रत्ना ने भी अपना थैला सीने से लगा रखा था। बारिश कुछ और तेज़ हो गई और अब तो घन गरज की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। सड़कों पर वाकई सैलाबी कैफियत थी। अगर हमवार इलाका होता तो ये सूरत हाल न होती, लेकिन टीलों की तरफ से आने वाले पानी बड़ी तेज़ रफ्तारी से सड़कों पर बह रहे थे। रूप से आए वाकई तुम्हारा सच्चा आशिक है, रत्ना ने कहा। वो इतनी दूर बैठा हुआ है लेकिन इसे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल में इसकी कदर किस तरह की जानी चाहिए? सुमित्रा ने पूछा। ये तुम बेहतर समझ सकती हो, रत्ना ने जवाब दिया। बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी दिखाई दे रही थी। वो बंगला वहाँ से 1.5-2 मील से ज़्यादा दूर नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में वहाँ पहुँचा जा सकता था, लेकिन सड़कें पानी में डूबी हुई थीं, जिस वजह से ये फासला आधे घंटे में तय हुआ और फिर चंद मिनट वो बंगला तलाश करने में लग गए। डबल स्टोरी का बहुत शानदार महलनुमा बंगला था। सामने वाले हिस्से पर संगे मरमर बकसरत इस्तेमाल किया गया था। सुमित्रा ने बंगले के सामने कार रोकी तो मैं उतर कर कॉल बेल बजाने लगा, लेकिन घंटी नहीं बजी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ की बिजली जा चुकी है। मेन गेट को ज़ोर ज़ोर से दड़दड़ाने लगा। जुरी में से झांक कर देखा तो एक आदमी छतरी ताने पौध से निकलकर गेट की तरफ आ रहा था। मैं दोबारा कार में बैठ गया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट बाहर रहा, लेकिन इतनी सी देर में ही पानी से शराबूर हो चुका था। इस शख्स ने पहले जेली दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, फिर आगे आकर ड्राइविंग सीट पर बैठी सुमित्रा से पूछने लगा कि इसे किससे मिलना है। गेट खोलो, सुमित्रा ने बारूद लहजे में कहा।
तुम्हें रूप से आए से फ़ोन पर इतला नहीं मिली? इतला मिल गई थी मैडम, अभी गेट खोलता हूँ। वो तेज़ी से अंदर चला गया। इसे इतला समुद्रा के बारे में मिली थी, लेकिन इसके साथ हमें देखकर शायद वो उलझ गया था। गेट खुलते ही समुद्रा कार को अंदर ले गई और गेट से काफ़ी दूर वसीअरीज़ पोर्च में ले जाकर रोक लिया। इस दौरान चौकीदार भी बाहर का गेट बंद करके वहाँ पहुँच गया। वो लंबा तड़ंगा आदमी था, उम्र 35 और 50 के दरमियान ही होगी। सरगंजा लेकिन मुझसे रिवायती राजपूतों की तरह बहुत बड़ी बड़ी थीं, जिन्हें देखकर खौफ आता था। इसने धोती और कुर्ता पहन रखा था, कमर पर चौड़ा बेल्ट था, जिसके बाएं तरफ होलिस्टर से पिस्तौल का दस्ता भी झांक रहा था। ये सामान अंदर ले चलो। समुद्रा ने कार की डिग्गी खोल दी। चौकीदार ने डिग्गी में से सामान उठा लिया। एक दो चीज़ें मुझे उठानी पड़ी थी। अंदर आते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत वसीअरीज़ हॉल था, जिसमें दबीज़ कालीन और थोड़े थोड़े फासले पर कीमती सोफ़ा सेट लगे हुए थे। हर सोफे के सामने एक कॉफ़ी टेबल थी। सेंटर टेबल पर शमादान रखा हुआ था, जिसमें अगरचे 4 मोमबत्तियां लगी हुई थीं, मगर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। बिजली कब गई थी? समुद्रा ने पूछा। आधा घंटा पहले मैडम, चौकीदार ने जवाब दिया और सामान एक तरफ रखकर शमादान की दूसरी मोमबत्तियां जला दी। मैं 20 साल कमरे को देख रहा था। एक तरफ 2 राहतेरियाँ थी जो कमरे की तरफ जाती थी। एक तरफ की दीवार शीशे की थी, जिसके सामने अगरचे शेफून जैसे कपड़े का बहुत बारीक पर्दा लटका हुआ था, मगर दूसरी तरफ का मंजर साफ नजर आ रहा था। वो ड्राइंग रूम था, जिसमें एक बहुत बड़ी टेबल और कुर्सियां लगी हुई थीं। इसके पल्ली तरफ किचन का मेहराबी दरवाज़ा था। डाइनिंग टेबल पर भी मोमबत्ती जल रही थी। बाएं तरफ एक कुशादा जीना था, जो ज़रा सा खम खाता हुआ ऊपर चला गया था। जीने पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। ऊपर चारों तरफ कुशादा गैलरी थी, जिसके आगे रीलिंग लगी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? समुद्रा ने चौकीदार से पूछा। राणा रणबीर सिंह, इसने जवाब दिया। इसके हुलिये और इसका नाम से मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वह राजपूत है। अच्छा राणा, तुम हमारे लिए चाय बनाओ। हम ज़रा ये बंगला देख लें और तय कर लें कि हमें किन कमरों में क़याम करना है। सेठ ने फ़ोन पर कहा था कि आपको ऊपर किसी कमरे में ठहराया जाए। राणा ने कहा, आप यहाँ बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। चाय पीकर इत्मीनान से बंगला देख लें। इस वक्त तक शायद बत्ती भी आ जावे। ठीक है, तुम चाय बनाओ। समुद्रा कहते हुए एक सोफ़े पर बैठ गई। हमने भी सोफ़ों पर बैठने में देर नहीं लगाई। मुझे बहरहाल यह इत्मीनान हो गया था कि हमें एक महफूज जगह मिल गई थी, लेकिन शौशावरी की तरफ से ये परेशानी बदस्तूर थी कि इसके साथ पता नहीं क्या सलूक किया जा रहा होगा। हम तीनों दबे लहजे में इसके बारे में बातें कर रहे थे कि बत्ती आ गई। एक लम्हा मेरी आंखें चुधिया सी गईं, लेकिन बहुत जल्द मेरी आंखें तेज़ रोशनी से मानूस हो गईं। थोड़ी देर बाद राणा रणबीर सिंह चाय ले आया। एक बात पूछा मैडम, बुरा इतना माने हो गए? इसने समुद्रा की तरफ देखते हुए कहा। इसके लहजे में झिझक सी थी। मैं समझती हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो, समुद्रा ने कहा। ये मेरी दीदी हैं और ये मेरे जीजा। आज सुबह ही गोड़ गांव से आए हैं। ये भी यही रहेंगे। रूप से आए का फ़ोन आएगा तो मैं इसे बता दूंगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जी मैडम, राणा रणबीर ने अदब से जवाब दिया। बिजली आ जाने के बाद एक बात मैंने ख़ास तौर से नोट की कि वो बार बार किनखियों से रत्ना की तरफ देख रहा था। चाय पीने के बाद हम उठकर बंगला देखने लगे। बहुत बड़ा कमरा था। निचले हिस्से में कई वसीअरीज़ बेडरूम्स थे। हर कमरा शानदार और कीमती साजो सामान से आरास्ता था। ऊपर भी एक वसी हॉल था और 4 बेडरूम्स थे। सामने के रुख पर बहुत बड़ा टेरेस था, जिसके आधे हिस्से पर झुका हुआ कंक्रीट का साइबान था और आधा हिस्सा खुला हुआ था। चारों बेडरूम साजो सामान से आरास्ता थे। मैंने अपने लिए वो कमरा पसंद किया जिसकी एक बड़ी खिड़की टेरेस की तरफ थी और दूसरी बाएं तरफ, जहां से लॉन का नज़ारा किया जा सकता था। जबकि रत्ना और समुद्रा ने हॉल की दूसरी तरफ सामने वाले कमरे का इंतखाब किया था। इन दोनों ने एक ही कमरे में रहने का फैसला किया था। रत्ना ने अपना थैला मेरे कमरे की अलमारी में रख दिया था। समुद्रा ने राणा रणबीर से कहकर अपना सामान ऊपर मंगवा लिया था। टेलीफोन नीचे था और इसकी एक्सटेंशन ऊपर वाले हॉल में मौजूद थी। राणा रणबीर सिंह, रत्ना ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, मेरे साथ आए हुए सामान के एक थैले में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, गर्म करके ले आओ। हम यहाँ टेरेस पर बैठे हैं। यस मैडम, वो सर हिलाता हुआ नीचे चला गया। राणा रणबीर सिंह पढ़ा लिखा आदमी था। इसकी उर्दू भी बहुत साफ थी, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान के अल्फाज भी शामिल कर देता और कभी अंग्रेज़ी में बात करने लगता। हम टेरेस में आकर टेरेस में बैठ गए। मूसलाधार बारिश में चंद गज आगे की कोई चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही थी। हमारी बातों का मौजू एक था, शौशावरी पर न जाने क्या बीत रही होगी। इस धुआंधार बारिश में हमारी तलाश के हवाले से पुलिस की सरगर्मियां भी मांद पड़ गई होंगी, लेकिन अगर शौशावरी ने ज़बान खोल दी तो पुलिस समुद्रा वाले बंगले पर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। लेकिन न जाने मुझे शौशावरी पर इतना एतमाद क्यों था कि वो अपनी जान दे देगी मगर हमारे बारे में ज़ुबान नहीं खोलेगी। एक और ख्याल भी मेरे जहन में आ रहा था
कि अगर शोशावरी ने जुबान खोल दी तो पुलिस यहाँ तक भी पहुँच सकती है। समुद्रा वाले बंगले में किसी को न पाकर पुलिस वाले आसपास के रहने वालों से पूछेंगे रूप से आए यहाँ इतना गैर मारूफ तो नहीं था। पुलिस को जल्दी पता चल जाएगा कि वो बंगला रूप से आए ने खरीदा था और फिर पुलिस के लिए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं होगा। ये तमाम अगरचे मफरूज़े थे, मगर ये भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। हो सकता है बारिश की वजह से पुलिस की कार्रवाई कुछ सुस्त हो, मगर किसी भी वक्त किसी कार्रवाई की तवक्का की जा सकती थी। बारिश की रवानी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शाम से पहले रुकने वाली नहीं थी। मुमकिन है इस तसलसल से रात तक बरसती रहे। राना रणवीर चिकन और नान गरम करके ले आया। इसने ये चीज़ें हमारे सामने मेज़ पर रख दी और एक तरफ खड़ा हो गया। पहले हम में से किसी ने भी एक दो निवालों से ज़्यादा नहीं खाया और अब भूख लगने लगी थी। जो कुछ हमारे सामने रखा था सब चट कर गए। खाने के बाद चाय भी वहीं बैठकर पी। इस वक्त 4 बजने वाले थे। 3 घंटों की मुसलसल बारिश की वजह से मौसम में अच्छी खासी खनकी आ गई। रत्ना और समुद्रा को सर्दी लग रही थी। हम टेरेस से उठकर मेरे वाले कमरे में आ गए। मैंने दोनों तरफ की खिड़कियों के पर्दे हटा दिए। रत्ना और समुद्रा बेड की पुश्ते से टेक लगाकर बैठ गई और दोनों ने एक ही चादर ओढ़ ली। मैं कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ से गेट भी नजर आ रहा था और मैं बार बार गेट की तरफ देख रहा था। रत्ना और समुद्रा बातें करते करते सो गई। उस पर भी गनूदगी तारी हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा और कुर्सी से उठकर सीटी पर दराज हो गया और कुछ देर बाद मैं सो गया। शाम 6 बजे के करीब मेरी आंख खुली। इस वक्त बारिश का जोर अगरचे टूट चुका था, मगर रुकी नहीं थी। शाम की चाय हमने निचले हॉल में पी और वहीं बैठे बातें करते रहे। बाहर की हमें कोई खबर नहीं थी। खबर हासिल करने का कोई जरिया भी नहीं था। हमारे लिए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन बाहर के हालात मालूम करना बहुत ज़रूरी था। मैडम साहिबा, हम ज़रा बाज़ार जावत हूँ, आपको कुछ चीज़ मंगवाना हो तो बता दीजिए। राना रणवीर ने समुद्रा के करीब आकर कहा। नहीं, हमें तो कोई चीज़ नहीं मंगानी। तुम क्या लेने जा रहे हो? समुद्रा ने पूछा। रात के खाने का सामान लेने जा रहा हूँ जी, राना ने जवाब दिया। मैं भी राना रणवीर के साथ ही बाहर आ गया। मैं तो बरामदे में रुक गया और वो बरामदे से निकलकर दौड़ता हुआ बाईं तरफ चला गया, जहाँ 3-4 गैराज बने हुए थे। हाई रूफ बाहर निकल जाने के बाद मैं गेट बंद करके आ गया। रत्ना और समुद्रा भी बरामदे में आ गई। हम वहीं कुर्सियों पर बैठे बातें करते रहे कि अंदर से फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। समुद्रा उठकर अंदर चली गई। वो तकरीबन 20 मिनट बाद वापस आई थी। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इस बूढ़े को पता चल गया है कि तुम लोग भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हो। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। वो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। क्या वो नहीं जानता है? लेकिन इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ मौजूद हैं? जब हम सो रहे थे तो इसका फ़ोन आया था, समुद्रा ने कहा। राना रणवीर ने इसे बता दिया था कि मेरे साथ कोई मेहमान भी है। वो तुम लोगों को नहीं जानता, लेकिन पूछ रहा था कि मेहमान कौन है। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। यही कि मेरी दीदी और जीजा जी आए हैं, समुद्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसे मालूम था कि मैं अपने अजीज़ों से रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। इसने खुशी का इजहार किया है कि अब मैं अकेली नहीं रहूँगी। इसका आने का प्रोग्राम तो नहीं? मैंने पूछा। कम से कम 1 हफ्ते तक इसका यहाँ आने का इरादा नहीं, समुद्रा ने जवाब दिया। और हो सकता है इस वक्त तक हम यहाँ से जा चुके हों। तो गोया तुमने यहाँ से जाने का इरादा कर लिया है? मैंने पूछा। हाँ, मैं इन हालात से तंग आ गई हूँ। कहीं दूर जाकर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, समुद्रा ने जवाब दिया। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर बाहर कार के हारन की आवाज़ सुनकर रुक गया। गेट के सामने कोई गाड़ी रुकी थी। मैं उठकर गेट की तरफ चला गया। पुराना रणवीर था जो 1 घंटे में वापस आ गया था। मैंने गेट खोल दिया। वो गाड़ी अंदर ले आया और गैराज में ले जाकर रोक दी। चंद मिनट बाद मैं बरामदे की तरफ आया। इसके हाथ में सब्जी तरकारी थी और इसके थैले के अलावा एक अखबार भी था जो तय किया हुआ था। ये अखबार इधर दिखाना ज़रा, कोई ख़ास खबर है क्या? समुद्रा ने हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। बहुत ख़ास खबर है मैडम, रणवीर सिंह ने अखबार इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आतंकवादियों की एक साथी पकड़ी गई और समुद्रा ने इसके हाथ से अखबार लेकर खोल लिया। मैं भी इसकी तरफ झुक गया। वो मुकामी हिंदी पेपर था। ये अखबार अगरचे सुबह को शाया होता था, मगर यह खसूसी ज़मीमा था जो सिर्फ एक वर्ग पर मुश्तमिल था। जो कुछ भी छपा हुआ था एक ही तरफ छपा हुआ था, दूसरी तरफ से बिल्कुल सादा था। पाकिस्तानी आतंकवादी की साथी पकड़ी गई, इस अखबार की हेडलाइन थी। तफसील के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द और इसके साथियों की कोई तफसील सरकार के पास नहीं थी जिससे इनकी शनाख्त हो सकती, लेकिन 3-4 रोज़ पहले ये इंकशाफ हुआ कि जयपुर में महकमा टूरिज़म की शोशावरी देवी नामी एक गाइड भी इनके साथ मिल गई थी, जिसने न सिर्फ इन्हें जयपुर में पनाह दे रखी थी बल्कि इन्हें जयपुर से फरार में मदद भी फराहम कर रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें
ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।